जब आपकी सरकार बनाने की बात आती है तब ये बहुजन समाज पार्टी आपको बिना 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 आपसे मांगे आपको समर्थन दे देती है। राजस्थान में आप गठबंधन तो नहीं करते, लेकिन राजस्थान में जब आपकी सरकार बनाने की आई तो बाकायदा उसके सारे विधायक ने और वे भी तोड़े आपने। नहीं बचा, बसपा के 6 विधायक से उनकी सरकार बची और उसके बाद उनको तोड़ा और बाकायदा मिलाया। तो ये चीजें ऐसा नहीं है। देखिए वैभव जी, वो पहले दिन से ही भारत की राजनीति को अमेरिकन पॉलिटिक्स के आधार पर 2 दलीय व्यवस्था में चाहते हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी, बस ये भी वो चाहते हैं, ये भी वो चाहते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी बाकायदा मिल करके क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ताकि भविष्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सत्ता हस्तांतरण होता रहे। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों के ऊपर सबका निशाना है, सबकी नज़र है, कांग्रेस पार्टी से लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या बसपा के लिए ये चिंता का सबब हो सकता है और क्या बसपा को चिंतित होने की ज़रूरत है और किसका नफ़ा किसका नुकसान हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज के नेता को अपना प्रभारी यूपी में बनाया है। मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं। जय भीम सर। जय भीम, जो कि जाने माने विश्लेषक हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, टीवी डिबेट्स में आप इनको टीवी पे देख सकते हैं। सर, सीधा सवाल है मेरा, राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रभारी बना के एक तरह से साफ इशारा कर दिया है कि दलित वोट जो है उस पर हमारी नज़र है और दलित को अपनी साइड लाने का वो पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, देखिए, ये जो पॉलिटिकल टोटका बोलते हैं इसको, जब भी चुनाव होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चाहे कहीं भी चुनाव हो, हमेशा दलित वोटों को लेकर के ही ये चुनावी टोटके होते हैं। पॉलिटिकल टोटके होते हैं सिर्फ दलित वोटों को लेकर। मेरा मानना यह है कि मेरा इन सब दलों से, भारत में जो भी दल काम कर रहे हैं, मेरा तमाम दलों से ये मानना है कि उनको सिर्फ दलितों के वोट ही चाहिए। जो दलितों की समस्याएं हैं, जो दलितों के मुद्दे हैं, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके ऊपर कोई क्यों नहीं बात करता। अगर आज भी इस देश में जब हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, अगर दलित समाज के लोग सीवर में अपनी जान गंवा रहे हैं, आपको मालूम है पूरे देश में एक साल में लगभग 125 लोग सीवर में डूब करके अपनी जान गंवाते हैं। तो किसी के लिए मुद्दा है ही नहीं, नहीं है ना मुद्दा, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। और जब आप सरकारों में आ जाते हैं तो आप दलितों को क्या देते हैं? समाज कल्याण मंत्रालय, बालिका पुष्टपालन मंत्रालय। ये मंत्रालय भी आप ऐसे ऐसे देंगे ना, आपको लगता है कि इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय नहीं चाहिए, इनको हायर एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनाओगे। फाइनेंस, होम या नहीं देंगे, पावर, ये सब नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। तो आम आदमी पार्टी सरकार में नहीं मिला। राजेंद्र पाल गौतम खुद से भाई मैं समाज कल्याण मंत्री थे, वो भी समाज कल्याण मंत्री थे और जल मिला था उनको, जल और पर्यटन भी मिला था, लेकिन जल्दी से हो गया, 1 हफ्ते के अंदर ही बदली हो गई थी। देखिए, आपने जो बात कही है, राजेंद्र पाल गौतम जी को 22 प्रतिज्ञाओं के नाम पर उनको अपना मंत्री पद से इस्तीफा बाकायदा ले लिया उनसे। लेकिन आपको यह भी बात मानना होगा, उन्होंने दिया इस्तीफा, मतलब मांगा ही गया होगा। नहीं, अब 22 प्रतिज्ञाओं के नाम पर अगर एक पार्टी आपसे पद छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है तो आपके अंदर तब कोई आत्मीयता नहीं थी, आपने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया ना। नहीं, अड़ सकते थे ना, नहीं, अड़ना चाहिए, अड़ जाते हैं ना, अड़ना चाहिए, निकाल दो, मेरा समाज, यही होना चाहिए ना। अब यही चीजें हैं ना। देखिए, पॉलिटिकली राजनीति में निर्णय आप क्या लेते हैं वो महत्वपूर्ण है। आज राजेंद्र पाल गौतम जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, कांग्रेस के लीडर के रूप में आए हैं, उनका स्वागत है, वो भी आए, राजनीति करें। कांग्रेस का कहना है कि लड़ाई बड़ी है और रीजनल पार्टी का टाइम चला गया है, वो उनका बयान है ये। वो कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों का समय गया। हालांकि बसपा को भी क्षेत्रीय दल कह रहे हैं, टेक्निकली तो अभी बसपा नेशनल पार्टी ही है। और वो कह रहे हैं कि अब जो है संविधान बचाना है तो ये काम कांग्रेस ही कर सकती है। नहीं, संविधान नहीं बचाना, एक तथाकथित वर्ग को राजनीति में काबिज करना है। साउथ में छोटे छोटे क्षेत्रीय दल उभरे, निश्चित रूप से वहां के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनका राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। क्षेत्रीय दलों ने भारत में उन जातियों को, उन वर्गों को जो कहीं ना कहीं हाशिए के लोग थे, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा क्षेत्रीय दलों में। बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि क्या संविधान बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ दलितों की है? संविधान के दायरे में क्या ब्राह्मण नहीं आता? संविधान के दायरे में क्या ठाकुर मतदाता नहीं आता, या वैश्य समाज के लोग बाग नहीं आते, या अल्पसंख्यक वर्गों के लोग नहीं आते?
क्या बचाव गया उस संविधान में? तो कह रहे हैं भाजपा को हराना है क्योंकि अरे- भाजपा संवैधानिक संस्थानों पे कब्जा है और एक तरह से जो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो चौपट हो रही हैं। नहीं, आप मुझे वैभव जी एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों ने ये कहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हम इससे इतर एक बात सोचते हैं कि क्या भाजपा को उत्तर प्रदेश से ही खत्म करना है? अगर कांग्रेस का उद्देश्य भाजपा मुक्त भारत करना है, तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह दलित मतदाता इसी रूप में है, लगभग 22% के रूप में है। तो क्या कांग्रेस के लीडर्स जो है पूरे के पूरे देश में भाजपा को हटाने के लिए दलितों के उन तमाम दलों से गठबंधन करेंगे? चलिए, मैं बहुजन समाज पार्टी की तो बात नहीं करता हूं। महाराष्ट्र में आप करोगे किसी से गठबंधन? देखिए, मेरा मानना यह है कि यह कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हथकंडाबाजी है। अगर आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, कितने आज तक तो ट्वीट किया नहीं। समाजवादी पार्टी जो कहीं ना कहीं अच्छे खासे वोट लेकर के गई और वो कह रही थी कि हम संविधान बचाएंगे, 22 दिन लगे उनको ट्वीट करने में। और ये बहुजन समाज पार्टी थी जिसने बाकायदा अपना एक पार्टी को ले जाकर के सड़कों पर आंदोलन भी किया, एक दिन का बंद था। मेरा देखिए, हम इससे इतर थोड़ा सा सोचते हैं। इतर सोचना मेरा यह है कि दलितों की अपनी एक पहचान है, दलितों की अपना एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। बहुजन समाज पार्टी उसके लिए कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हिस्सेदारी और एक राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन है, जो मान्यवर काशीराम जी का मूवमेंट है। माहौल यही तो बनाया जा रहा है कि अब बसपा नहीं हरा पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। सपा है या हम हैं, उनका इंडिया गठबंधन भी है, और सपा पे दबाव भी बनाया जा रहा है कि आधी सीटों की दावेदारी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कर दी है गठबंधन में पहले ही। यूपी की बात हो रही है। नहीं, पंजाब में क्यों नहीं हटाना चाहते? उत्तराखंड में क्यों नहीं बीजेपी को हराना चाहते? अगर बहुजन समाज, अब मेरी बात सुनो, बसपा को तो सीट दी नहीं गई मध्य प्रदेश में। आप मेरी बात को सुनो ना। जब मध्य प्रदेश में आपसे गठबंधन करने की बात आती है, सीट बहुत तब आप दाएं बाएं करते हैं। बहुत कम सीट दे रहे थे। नहीं, दाएं बाएं करते हैं ना, हाँ। आप जलील करते हैं ना लोगों को। आप मेरी बात को सुनिए, जब आपकी सरकार बनाने की बात आती है, तब ये बहुजन समाज पार्टी आपको बिना 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 आपसे मांगे आपको समर्थन दे देती है। राजस्थान में आप गठबंधन तो नहीं करते, लेकिन राजस्थान में जब आपकी सरकार बनाने की आई तो बाकायदा उसके सारे विधायक ने, और वे भी तोड़े आपने। नहीं, बचा बसपा के 6 विधायक से उनकी सरकार बची और उसके बाद उनको तोड़ा, वो तोड़ और बाकायदा मिलाया। तो ये चीजें ऐसा नहीं है। देखिए वैभव जी, ये सिर्फ ये छोटी छोटी बातें हैं, ये नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक मतदाता है। पूरा का उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का दलित मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है। उसे वोट की कीमत का पता है, और उसको वोट की कीमत का आज से नहीं पता, 70 के दशक से पता है। जिन किसानों के खेत में वो काम करता था, उनसे कोई जाति नहीं भिड़ती थी, जिनसे उसकी रोजी रोटी चलती थी, जिनके यहाँ उसको काम मिलता था, उन्हीं जातियों से जाकर के वो अपनी वोट का हिसाब मांगते थे, और उनसे जाकर के लड़ता था कि मेरी वोट कोई और नहीं डालेगा, मैं ही अपनी वोट का जिसको देना चाहूंगा अपने मन से देना। वही मेरा सवाल है कि मान्यवर कांशीराम साहब का तैयार किया हुआ एक पूरा का पूरा एक, जिसे कहते हैं कैडराइज्ड एक पीढ़ी है, और अब उसकी अगली पीढ़ी भी आ गई है, क्या वो कांग्रेस पार्टी को वोट डाल दे? कांग्रेस पार्टी तो बहुत आसान मान के चल रही है इसको। 2.5% वोट था पिछले चुनाव में उनका। भाई आप मुझे ये बताओ कि आपका भी तो कोई मूल वोटर होगा, कांग्रेस का भी तो कोई मूल वोटर रहा होगा। आप ये कहते हैं, चलो ये आरोप लगाते हैं, तमाम लोग ये कहते हैं कि भाई अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो यादवों का फायदा। 30-35 साल पहले दलित मुस्लिम में उनका मूल वोटर था। वही मूल वोटर है ना। हाँ। आपने दलितों को क्या दिया? हाँ। आप क्या दे सकते थे? आपने हिस्सेदारी दी, आपने उनका आरक्षण पूरा किया। जब 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 पहले तो कहा कि आपने सुटेबल नहीं है, 70 के दशक में जब पढ़ा लिखा कभी नहीं भरा। कांग्रेस क्लेम करती है कि आरक्षण तो हमने ही दिया। नहीं, आरक्षण आपने कहा दिया? वो कहते हैं हमारी सरकारों में ही मिला। अरे वैभव जी के प्रवक्ता कहते हैं ये। अरे सुनिए ना, प्रोफेसर साहब कहते हैं। सुनिए एक प्रोफेसर साहब, अरे सुनिए नाम बताऊं? आरक्षण किसने दिया? आरक्षण कांग्रेस ने दिया। वो तो क्लेम कर रहे हैं। आरक्षण अधिनियम 1935 है ना। आप मेरी बात को नहीं, अधिनियम पता है, प्रावधान पता है, पैक्ट में है ना। हाँ, बाबा साहब वोट के अधिकार दो। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है कि सरकार हमारी ना हुई होती तो किसी ने दिया नहीं होता। नहीं, कैसे देंगे ना, फिर तो आजादी भी नहीं हो सकती थी। आरक्षण अधिनियम 1935 है ना। इस देश का दलित 1935 में आरक्षण में आ गया था ना। सरकार चाहे कांग्रेस की होती या किसी की भी होती, वो तो एक आपने बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट है गांधी जी के बीच में। उन्होंने कहा कि ईमानदार सरकार हमारी थी, हम ईमानदारी से लागू किया हमने। हालांकि बैकलॉग कभी भरा नहीं गया उनके कार्यकालों में भी। नहीं, देखो मेरा मानना यह है कि यही तो एक गड़बड़ है।
उनको लगता है, मैं फिर एक बात कहूंगा, तमाम आज की जो बीजेपी है वो कल की कांग्रेस है। कांग्रेस में काम करने वाले तमाम लीडर आज बीजेपी के अंदर काम कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जिन वर्गों से ये लोग आते हैं इनको एक बीमारी है, इनको ऐसा लगता है कि सारा दिमाग उन्हीं के अंदर है। उनको ऐसा भी लगता है कि बादाम खाने से दिमाग आता है, और चूंकि बचपन में उन्होंने ज़्यादा बादाम खाए होंगे, लेकिन दिमाग बादाम खाने से नहीं बढ़ता, ठोकर खाने से बढ़ता है। ठोकर हम खाते हैं, हमको मालूम है कि वोट की कीमत क्या है, हमको मालूम है कि अपनी समस्याओं से कैसे जूझना है, हमको मालूम है कि इस देश में जो भी हमको मिला है वो हमारे दलित समाज के जो दलित आंदोलन है उसकी उपज है। और वोट की कीमत क्या है, वो कैसे मिली, वोट कैसे मिली? सर आप क्या समझ रहे हैं सर? आपने मालूम है आज ओबीसी समाज अपनी गिनती के लिए सरकार से जो है अपनी जनगणना अलग चाहता है। आपको मालूम है 1907 में पहला रिप्रेजेंटेशन है भारत में। भारत के दलितों ने, जो अंग्रेज जनगणना आयुक्त था उस समय का, उनको 1911 में इस देश के दलितों ने अपनी आबादी की बाकायदा गणना करा ली थी अलग से। तो वो आप कैसी बात कर रहे हो? आप मेरी बात समझ रही है ना? हर जगह उनका रिप्रेजेंटेशन है। जब देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था, दलित मूवमेंट भी उसी तरीके से था। और आप संविधान में तमाम जो मौलिक अधिकार, कहां से मिले आपको मौलिक अधिकार? तमाम जो दलितों का जो एजेंडा है, जो मानवतावादी एजेंडा है, वहीं से तो मौलिक अधिकार। क्या दलित वोट कंसोलिडेट होगा? क्योंकि दलित वोट गिरा, बसपा की चिटका थोड़ा बहुत या घटता हुआ नजर आया। क्या अब कंसोलिडेशन का टाइम है? क्योंकि 27 में लड़ाई बड़ी है, बीएसपी को लेकर भी एक वर्ग संजीदा है, वो चाहता है कि चीजें बेहतर हों, ताकत बढ़े हमारी विधानसभा के अंदर। वैभव जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप देखेंगे, जब बहुकोणीय इलेक्शन होगा, वहां कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा, समाजवादी ने भी लड़ा, बसपा ने भी चुनाव लड़ा और बीजेपी ने भी लड़ा। बीजेपी हमेशा सत्ता से दूर रही है। बीजेपी हमेशा यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बाइपोलर इलेक्शन हो, पॉलिटिकली बाइपोलर। पर अब जो बहुकोणीय हो रहा है उसमें भाजपा को फायदा हो रहा है। बहुकोणीय कौन सा चुनाव होगा? बहुकोणीय ही तो है, सपा भी है, बसपा है। नहीं, आप सुनिए ना, भाजपा 40%, 45% से ऊपर वोट ले रही है। पिछले लोकसभा के चुनाव में दोनों के बीच में गठबंधन हुआ ना, लाभ किसको मिला? बीजेपी को लाभ मिला। मेरी बात को समझिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जब भी बाइपोलर होगा, वो कहीं ना कहीं उसको हिंदू मुस्लिम में बदल देंगे। हिंदू मुस्लिम में जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। समस्या और चिंता दूसरी है कि दलित वोटों का बिखराव और मुस्लिम वोटों का बिखराव बीजेपी को जीत दिलाता है। नहीं, दलित और मुस्लिम का बिखराव ही क्यों है? बाकी और का बिखराव नहीं है, बाकी सब लोग एक जगह चले जाते हैं। बाकी तो उनका एजेंडा पक्का है ना। देखिए, यही अरे हिंदू मुस्लिम मंदिर कितने परसेंट वोट कितने परसेंट वोट? ओबीसी भी तो साथ जा रहा है उसमें। देखिए, ओबीसी सारा साथ कहां चला जाएगा? बड़ी संख्या तो ओबीसी की है। देखिए वैभव जी, अगर कहीं 49% वोट मिला किसी प्रत्याशी को, तो उसमें ओबीसी का वोट गया ना भाजपा के पास। उसके बिना तो 49% नहीं हुआ होगा। मुस्लिम ने तो किया नहीं बिल्कुल भी। देखिए, तो दलित और ओबीसी गया ना उसमें। भारत की राजनीति में जानबूझ करके दलित और मुसलमान को भारत की राजनीति से बाहर किया जा रहा है। मेरी बात को सुनिए। हाँ, किया जा रहा है, सही बात। 92 सीटें लोकसभा की भारत में ऐसी अवेलेबल है कि जहां मुसलमान ही अपने मुस्लिम मतदाता को वोट देते एमपी बन जाएगा। एक बात, मेरी बात को सुनिए, 32% लोग कहां हैं? बंगाल के अंदर है ना। आपने सारा का सारा उनका वोट लिया, अब बाकी वोट कहां ट्रांसफर हो गया? तो टारगेट सिर्फ मुस्लिम मतदाता और दलित मतदाता को, कि वो अपने दल ना कह सके, अपनी विचार ना पैदा कर सके, पॉलिटिकल प्रेशर ना क्रिएट कर सके, उनको कहीं ना कहीं पिछलग्गू बनाया जा रहा है। उनको ऐसा रखा जा रहा है कि उनके अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस जो पैदा हुई दलितों के अंदर, वो खत्म हो जाए बस। मान्यवर काशीराम जी ने यही सब। पर मेरा सवाल यह है कि जब खिलाड़ी बढ़ेंगे, ओवैसी साहब भी मैदान में होंगे, कहीं चंद्रशेखर भी होगा, बसपा और सपा भी होगी, कांग्रेस भी होगी, तो सबका निशाना दलित वोटों, मुस्लिम वोटों पे है, तो बटेगा तो यही, जीतेगी भाजपा। देखिए, अगर यही पैटर्न रहा तो भाजपा का आंकड़ा तो और बड़ा निकल के आएगा ना ऐसे में। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, बिहार के चुनाव में क्या हुआ? बताइए आप मुझे, बिहार के चुनाव में क्या हुआ, आप मुझे बताइए। यही सब कर करके कि मुसलमान ना बढ़ जाए, दलित ना बढ़ जाए, सत्ता में कौन है? एनडीए है। सत्ता में कौन है? एनडीए है ना, बीजेपी की सरकार है ना। आपने बंगाल में भी यही कहा, वहां भी बीजेपी हुई। जब भी बाइपोलर इलेक्शन हो जाएगा, जब भी दो दलीय व्यवस्था हो जाएगी, देखिए आरएसएस का एक बड़ा पुराना सपना है, उनके लोग,
वो पहले दिन से ही भारत की राजनीति को अमेरिकन पॉलिटिक्स के आधार पर दो दलीय व्यवस्था में चाहते हैं, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी, बस ये भी वो चाहते हैं, हाँ, ये भी वो presidential चाहते form, हैं। तो अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी बाकायदा मिल करके क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ताकि भविष्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सत्ता संतरण होता तो रहे। नागनाथ सांपनाथ वाली बात जो मान्यवर ने कही उसमें सच्चाई तो थी ही, और आज दिख भी रहा है फिर नहीं, तो। आपने दिया नहीं ना। हाँ। जो 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 हाशिए के लोग थे, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो दलित है, संसाधनों से आपने दूर रखा। जब ये देश आजाद हुआ, तो जब देश आजाद हुआ जमीनों का बंटवारा होना चाहिए था ना। हाँ। जमीनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए था ना। मान्यवर बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जमीनों का राष्ट्रीयकरण करो, हाँ। संसाधनों का कहीं ना कहीं बंटवारा ठीक करो। आपने संसाधनों का बंटवारा भी नहीं किया ठीक से, ठीक है ना। आपने गरीब को गरीब बना के रखा ना, और वो आज भी, जो गरीब कल गरीब था वो आज भी गरीब है। एक छोटी सी उनको आरक्षण मिलकर के नौकरियां मिल गई, उनके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, क्या वो भी खत्म करना चाहते हैं? तो यही तो कांग्रेस और सपा कहती हैं। सपा यूपी में कांग्रेस कह रही है कि भाई भाजपा से खतरा है, जल जंगल जमीन सब जो है अपने अपने उद्योगपति मित्रों को दिया जा रहा है, पेड़ कट रहे हैं, संसाधन खत्म हो रहे हैं देश के, तो बचाना है भाजपा को, हराना है। देखिए, अगर भाजपा को दूर करना है, धर्म की पॉलिटिक्स करोगे तो कभी भी उसका एक्सपर्ट बीजेपी है। धर्म की पिच के ऊपर बीजेपी बहुत शानदार पॉलिटिक्स करती है। हाँ। कहीं ना कहीं कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी या और कोई भी दल हो, जनमानस के मुद्दों पे अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, बेरोजगारी अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगी, कानून व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के मुद्दा होगी, महिला सुरक्षा अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगी, जातिवाद, जाति जिस तरीके से जातीय व्यवस्था तय होगी है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है जातीय उन्माद जो है कहीं ना कहीं चरम पे, इन मुद्दों को जो केंद्र के लाएगा तभी बीजेपी को आप दूर कर सकते हैं। मतलब जन सरोकार के जनता से जुड़े जनता से मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, महिला बिल्कुल सुरक्षा, यही मुद्दे हैं। स्कूल अस्पताल कितने स्कूल अच्छे हैं। अस्पताल, हाँ, आप क्यों ये नहीं, मुद्दे। आप मेरी बात को सुनिए। जिस मेडिकल को लेकर के आपको मालूम है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया था। तमाम जो हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ सेक्शंस हैं, मेडिकल्स हैं, स्पेशली बहन जी ने जो दौरे किए थे वो मेडिकल कॉलेज के किए थे, जो कि एक सामान्य व्यक्ति को एजुकेशन चाहिए और मेडिकल सुविधा चाहिए। हाँ। मेडिकल सुविधा बहुत बड़ी समस्या है। उन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं विशेष रूप से ध्यान दिया गया। बेरोजगारी को लेकर के उन्होंने नेचुरली रोजगार दिए, हाँ, ईमानदारी से, ईमानदारी से ये तो रोजगार। सब कहते हैं, सब वर्गों के लिए दूसरा समुदाय कहता है, सब वर्गों के लिए हाँ, दिए ना सर। हाँ। उसमें ऐसा नहीं था कि अनुसूचित जाति के लिए, सब पूरा आरक्षण पूरा हो रहा था ना। वो सामान्य वर्ग का भी हो रहा था, वो ओबीसी का भी हो रहा था, वो तमाम लोगों का अब मेरा क्लोजिंग सवाल आ गया सर कि अब क्या वोट बसपा का कंसोलिडेट होगा? दलित वोट पहले 22 में जो है 22 में 9% रहा, 22 में 13% रहा विधानसभा में, फिर लोकसभा में 9% हो गया वो। अब कमबैक का टाइम है, लग रहा है आपको कि आप भी जनता से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है कंसोलिडेट हो रहा है? और साथ में क्या मुस्लिम भी आ रहा है उनके? ये मेरा सवाल है। देखिए, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है इस पर तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान हालात हैं, योगी सरकार पूर्ण रूप से फेल है। एक 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 आस्था का मुद्दा, जैसे राम मंदिर का एक मुद्दा है, जिस तरह के उसके कंस्ट्रक्शन में 40% लोगों ने ले लिया, 40% कमीशन है, और जो आपने देखा होगा चढ़ावे को लेकर के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसके ऊपर बाकायदा हाईकोर्ट की कठिन टिप्पणी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है संविधान को नहीं मानती है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक आकाओं के इशारे पे काम कर रही है। महिलाओं को लेकर के जैसी सुरक्षित है, कोई भी गुंडा जो है निकल करके कोई किसी भी वर्ग का आदमी किसी की भी हत्या कर सकता है। क्या ये सब मुद्दे बनेंगे? जनता इनको मुद्दा बनाएगी? यही मुद्दे बनेंगे। नहीं, जनता अगर 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 हम एक दल और दो दल में लटके रहे, हाँ। आप हिंदू और मुसलमान में लटके रहे, वो तो होगा ही। नहीं होगा, नहीं होगा। बीजेपी पार्टी तो करेगी ना। नहीं, बीजेपी चाहेगी तो सपा भी चाहेगी। सपा तो चाहेगी। अगर जब तक सपा जिंदा है तब तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती रहेगी। मेरी बात को मान लीजिए, पिछली बार 100% मुस्लिम ने समाजवादी पार्टी को 2-2 बार वोट देकर के देख लिया। हाँ। आप देख लीजिए,
योगी सरकार नाकाम है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम में बांटा जाएगा। जब जब हिंदू मुस्लिम में बांटा जाएगा पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बाद में जाकर के हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाएगा, उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा और सपा को भी होगा। सपा को क्या होगा? सरकार में तो बीजेपी आएगी ना। सरकार तो उनकी बन रही है, उनके पास विधायक ज्यादा आ जा रहे हैं। विधायक ज्यादा आए या कम आए, आप सत्ता से दूर होगी ना। मतलब भाजपा को हराने कवायद में सपा का वो सैचुरेशन है क्या कि 111 के ऊपर नहीं जा पाएंगे वो? मुझे तो लगता नहीं है जो हालात है। क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी को देखो मेरी बात था मुस्लिम वोट से ही जीत मिल रही है। वैभव जी मान लीजिए अब कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता के मन में भी एक सवाल हो रहा है कि संपूर्ण वोट ट्रांसफर करके भी वो बीजेपी को हटा नहीं पाए। अब उनके मतदाताओं के बीच में एक सवाल कहीं ना कहीं तैर रहा है कि अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ हो जाए। यही तो मैं आपसे पूछ रहा था, इस पे जवाब नहीं दे रहे थे आप। नहीं, मैं बोल रहा था, मैं ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहता, मैं समझ गया। लेकिन आप मेरी बात को मान लीजिए कि कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता त्रस्त है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसके तमाम मुद्दों के ऊपर बहुजनों के जो दल हैं, बहुजनों के जो संगठन है, वो उसके दुख दर्द में कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं और उनको मालूम है कि वो मानवतावादी लोग हैं, वो जातिवादी लोग नहीं है। क्या एन मास एन ब्लॉक शिफ्ट हो सकता है मुस्लिम, जिस तरह सपा में गया? एक्सपेरिमेंट देखिए, यूपी की राजनीति एक्सपेरिमेंट में चल रही है कि भाजपा को हराने के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो रहे पिछले 2 बार से। तो अब क्या एक्सपेरिमेंट करके मुसलमानों को एन ब्लॉक शिफ्ट करना चाहिए या वो करेगा? संभावित तो यही है, संभावित यही है कि एक तरफ अगर छोड़ता है सपा को वो, तो सपा धराशायी होकर नीचे आएगी और बसपा के सीटें बढ़ेंगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं। देखिए 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी क्योंकि दलित भी साथ आएगा। नहीं, राजनीति में एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी जितनी ऊर्जा से काम कर रही है, निश्चित रूप से उसको और ज्यादा ऊर्जा से काम करना चाहिए। आप जब किसी, देखिए आकर्षण भी होता है, एक फ्लोटिंग वोट भी होता है। फ्लोटिंग वोट हमेशा उसको मिलता है कि जो ये सिद्ध कर दे कि सरकार मेरी बन रही है, विनेबिलिटी पे है ना? अब मेरी बात को सही। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात हैं, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर है उसके मुंह से भी कहीं ना कहीं ये बात निकल रही है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहुत शानदार सरकार थी। उसमें कानून व्यवस्था बहुत बेहतर थी, उन्होंने रोजगार भी दिया, उन्होंने तमाम व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझा। किसी एक जाति विशेष को, किसी एक धर्म विशेष को कभी किसी ने आराम के साथ उसने रखा। आप ध्यान कीजिए, आज तमाम मुस्लिम मतदाताओं को भी वो बात याद आती है। जरा जरा सी बातों के ऊपर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है। जब हाई कोर्ट का डिसीजन, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट का डिसीजन आने वाला था, पूरा देश में कहीं ना कहीं कई राज्यों ने विशेष सतर्कता बरत रखी थी। कुछ लोगों ने तो कहीं ना कहीं धारा 144 और इस तरह की लगाई। बहन जी ने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हूं और मैं उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई कर्फ्यू जैसे हालात नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का है, चाहे किसी धर्म का है, चाहे किसी भी वर्ग का है, उसको कहीं ना कहीं जेल जाना ही पड़ेगा। एक कहीं भी पत्ता तक नहीं हिलाता। डिसीजन, जिस प्रदेश के अंदर जो मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो, वहां एक पत्ता भी नहीं हिलाता। तो इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं याद तो है कि बहन जी की सरकार रही, वो बहुत शानदार सरकार थी। इसलिए मुस्लिम मतदाता को भी अब ये बात महसूस। कांग्रेस क्या करने वाली है, समझाइए मुझे आप, क्योंकि दलित समाज के नेता को उन्होंने अपना प्रभारी बना दिया है, तो उनका निशाना भी सपा और सपा की वोट पे, यानी कि मुसलमानों पे और दलितों पे रहेगा उनका। मैं हो सकता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जिस तरह से बयानबाजी आई और अखिलेश ने कहा कि मैं वही सीटें दूंगा कि जहां वो जीते हैं, 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें, ये उनकी एक टैक्टिक्स पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि वो समाजवादी पार्टी के ऊपर कि भाई आप ऐसा है, या तो गठबंधन हमसे कर लीजिए, नहीं तो हमारा गठबंधन उधर होने जा रहा है। आप मेरी बात समझ रही ना? ये सिर्फ टैक्टिक्स पॉलिटिक्स है, लेकिन एक्चुअल पॉलिटिक्स ये नहीं है। एक्चुअल पॉलिटिक्स में यही है कि वास्तव में ही अगर कांग्रेस को बीजेपी मुक्त भारत करना है तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक उसको कहीं ना कहीं दलितों के दलों से गठबंधन करना चाहिए। सब जगह करें ना, मध्य प्रदेश में भी करें, राजस्थान में भी करें, तेलंगाना में भी करें, उत्तराखंड में भी करें। अब उत्तराखंड में चुनाव है ना, पंजाब में भी चुनाव है ना, कितनी आबादी है आप देखिए ना। आप क्यों नहीं चाहते कि पंजाब में जो है कांग्रेस की सरकार आ जाए या उसकी मिलीजुली सरकार आ जाए? उत्तराखंड में 11 सीटें जीती बहुजन समाज पार्टी ने, आपको मालूम है? ये पूरा का पूरा ये इलाका जो था, तराई वाला जो क्षेत्र था, तो वो सब चीजें हैं।
जानबूझ करके कहीं ना कहीं एक मीडिया का वर्ग खड़ा हो जाता है कुछ तो खोट जो भी ये है। कहता है कि वो कमजोर हो गए, उनमें ऐसा मामला हो गया। आप अभी देखा ना आपने बंगाल में क्या हुआ, 28 एमपी थे, कितने घंटे लगे पार्टी को टूटने में। बहुजन समाज पार्टी 2012 से सत्ता में नहीं है, वो अपने संगठन को बचा के रखे हैं, पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, माहौल कभी कभी कुछ भी होता है, राजनीति में माहौल कभी। चलिए क्लोजिंग कमेंट सर, 27 में क्या लग रहा है आपको, बसपा का आंकड़ा बढ़े? मेरे हिसाब से, मेरे वैभव जी, अगर उत्तर प्रदेश से बीजेपी को दूर करना है तो उत्तर प्रदेश के तमाम मतदाताओं के लिए एक बेहतर ऑप्शन बहुजन समाज पार्टी है, ये बात आप मान लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतीश प्रकाश जी। और कांग्रेस की जो दलित आउटरीच है उसके ऊपर हमने बहुत सवाल पूछे हैं, हालांकि कुछ जवाब हमें डिप्लोमेटिक मिल रहे हैं आजकल, और कुछ सवाल आपके, कुछ जवाब आपके जो है बैलेंस। देखिए मैं बताऊं आपको, बहुत ज्यादा हमको कहीं ना कहीं बीजेपी यही हालात चाहती है। हाँ। जनमानस के मुद्दे जब ये जात के नीचे दब जाएं, हाँ। या धर्म के नीचे दब जाएं, मैं फिर ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम दलों को जनमानस के मुद्दे पे ही सरकार को घेरना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सबसे महत्वपूर्ण सारी मुद्दे। बातें आप सुन चुके हैं, आपको कमेंट करके बताना है, और किसी भी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते, यानी कि आप सहमत नहीं हो, तो वो भी आप सभ्य भाषा में लिख सकते हैं कमेंट में। सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमको यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बीएसपी के या अन्य पार्टियों के जो भी प्रत्याशी हमको जहां मिल जाएंगे, हम उनका इंटरव्यू करेंगे। लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशियों का जो भी हमें मिल जाएंगे जहां, लेकिन जो टिकट वितरण, क्योंकि सबसे पहले बीएसपी उत्तर प्रदेश में टिकट घोषित कर रही है, मंच के बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने पुरकाजी में कवर किया, हमने सहारनपुर देहात में कवर किया। नीचे हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है। अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है तो इसका मतलब आप संजीदा दर्शक हैं, और आप सरकारी नौकरी में हैं, या आप व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिए। नीचे हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है, और आपके लिए 100 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये बड़ा आंकड़ा नहीं होगा, लेकिन हमारी बड़ी मदद होगी। हमें बड़े संसाधन जुटाने पड़ते हैं, अपनी गाड़ी, टीम, कैमरा, जो कि ख़राब भी होता रहता है, कैमरा टूटते भी हैं, और हमें ईंधन से लेकर हर तरह की रिक्वायरमेंट है। इसलिए आप सपोर्ट करिए, और जिस दिन जाना होगा अगली बार, तब भी आपसे सहयोग मांगेंगे ताकि आप हमें वहाँ भेज पाएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जय हिंद सर। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।